Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। बच्चे आ रहे हैं तब तक कल का अगर कोई आपको लगता है कि कुछ पूछना है या यहाँ तक कुछ भी ऐसा रहा हो जो मिस हो गया हो या आपसे या समझ में ना आया हो, कुछ भी, एनीथिंग। नहीं मैम मेरा एक छूट गया था, ब्रिंग लाइफ एक्सपीरियंस। क्या छूट गया? ब्रिंग लाइफ एक्सपीरियंस क्या मैम? कहाँ पे लिखा मैंने? ये आपका ये एडल्ट लर्नर्स में। जी जी जी। देखो, ब्रिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि जब हम एडोलेसेंस एज में हैं, यानी कि किशोरावस्था तक हमें इतने एक्सपीरियंस नहीं हुए होते जितने हमें वयस्क अवस्था तक हो जाते हैं। यानी कि एडल्ट लर्नर, जब तक हम एक एडल्ट लर्नर हो जाते हैं हमें काफी एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ से हमें पढ़ना है, कैसे हमें चीजों को अप्रोच करना है, कैसे कैसे मैं मतलब टीचर के अलावा भी मैं क्या क्या चीजें अप्रोच कर सकती हूँ, या फिर अदर एक्सपीरियंसेस आपके बहुत सारे हो चुके होते हैं जो पर्सनल लाइफ से या आपकी कह लीजिए कि करियर रिलेटेड आप काफी एक्सप्लोर कर चुके होते हो काफी चीजों को। तो उस हिसाब से वो कह रहा है कि आपको काफी अनुभव हो चुका होता है। जो बच्चा है उसको तो इतना अनुभव नहीं ना होता है, ठीक है। यानी कि जो वयस्क जो एक छात्र होगा उसको काफी अनुभव होगा और वो अपने उस अनुभव को यूज करेगा। वहां पे ये एक्सपीरियंस बात कर रहे हैं। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना है या मैं आगे चलूं? मैम आगे चल सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो कल हमने यहाँ पे फिनिश किया था कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है और समेटिव इवैल्यूएशन क्या है। इसको आपने फॉर श्योर पढ़ के जाना है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज चलो यहाँ पे समझाती हूँ कि एक हमने असेसमेंट पढ़ा था। देखो, मैंने बहुत कम देखा है आपके पेपर में टाइप्स ऑफ असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन, लेकिन इन एनी केस असेसमेंट के ऊपर भी अगर टाइप्स पूछ लेता है, ठीक है, तो असेसमेंट के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, हिंदी में भी बताती हूँ अभी, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, तीसरा आपका होता है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। ये है सीखने का आंकलन, फिर सीखने के लिए आंकलन, और तीसरा है सीखने के रूप में आंकलन। अब देखो, आंकलन भी हम 3 तरीके से करते हैं। जैसे हमने मूल्यांकन पढ़ा कि हम जब मेरा पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं समेटिव करूंगी, या जब मेरा कोर्स चल रहा है अगर मैं उसके दौरान बच्चे को जानने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट करने के लिए कर रही हूँ, तो वो फॉर्मेटिव रहेगा, है ना, रचनात्मक। तो यहाँ पे क्या है कि असेसमेंट जब हम कहते हैं, देखो असेसमेंट, पहली चीज तो हमने पहली स्लाइड में ये चीज समझी थी कि असेसमेंट किसी ना किसी गतिविधि से संबंधित है और इवैल्यूएशन जो है वो पूरा एक प्रोसेस है, यानी कि एक पूर्ण प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि एज अ होल हम उसको देखते हैं जब हम इवैल्यूएशन कहते हैं। लेकिन असेसमेंट का मतलब है एक एक्टिविटी। जैसे आज की क्लास ही ले लो, ठीक है, अगर आप आज की क्लास भी ले लेते हो, तो अगर तो मैं इस क्लास के खत्म होने के बाद आपसे क्वेश्चंस करती हूँ, सारा मैंने पढ़ा दिया, टीचिंग खत्म कर दिया, मतलब आज समझ लो आज के जितने भी स्लाइड्स रह गए वो मैंने पढ़ाने के बाद आपको चैप्टर को खत्म कर दिया, तो तब जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ तो वो क्या होगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जितना आपने सीख लिया उसका आंकलन, का आंकलन, ठीक है। तो का आंकलन का मतलब है पूरा करने के बाद, उस गतिविधि को पूरा करने के बाद। बेशक मैं आपको ट्रिप पे लेके गई हूँ, गतिविधि का जरूरी मतलब नहीं है कि एक्टिविटी से मतलब मेरा क्लास लेने से ही है, एक्टिविटी कोई भी हो सकती है। जब वो एक्टिविटी खत्म हो गई, जब मैंने उस एक्टिविटी को आपको सिखा दिया, उसके बाद अगर मैं आपसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, यानी कि सीखने का आंकलन, ठीक है। दूसरा अगर हम कहते हैं कि सीखने के लिए आंकलन, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, क्लास खत्म नहीं हुई,
तो इसके बीच में अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ कि आप बताओ आंकलन क्या होता है, या सीखने के लिए आंकलन क्या होता है, आपको क्या लगता है आप बताओ, है ना, या मैं पूछ लूँ कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, कुछ भी एनी क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ सीखने के दौरान, किसी भी गतिविधि को सीखने के दौरान, तो वो क्या होगा, सीखने के लिए आंकलन। ठीक है, यानी कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपको इस बारे में कितनी नॉलेज है, तो सीखने के लिए आंकलन हम उसको कहते हैं। देन तीसरी चीज आती है यहाँ पे एज असेसमेंट, सॉरी एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग हम उसको कहते हैं सीखने के रूप में आंकलन, जहां पे हम सेल्फ असेस करते हैं। सेल्फ असेस का मतलब स्वयं को आंकना। ठीक है, अब जैसे अभी अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शशि ने पूछा था कि मैम ये वाला मेरा रह गया है ना, या ये वाला, उसको कैसे पता चला कि मेरी एक चीज रह गई, क्योंकि उसने अपने आप को सेल्फ असेस किया। ठीक है, यानी कि अपने आप को आंका, खुद से आंका। तो सीखने के रूप में आंकलन जब हम करते हैं, वो क्या होता है कि जब मैं खुद से अपने आप को आंकती हूँ, यहाँ पे तो दोनों में, पहले वाले दोनों में मैं आपको देख रही हूँ, चाहे मैं बाद में देख रही हूँ चाहे मैं दौरान देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप खुद उस गतिविधि के बारे में अपने आप को आंक के आते हैं कि मेरा ना ये चीज रह गई, मुझे ना ये चीज समझ में नहीं आई, या मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई। ठीक है, तो आप वहां पे अपने आप को खुद से असेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये 3 तरीके की हमारे पास असेसमेंट होती है। कई बार तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी एक असेसमेंट नहीं होती है। कई बार वो ऐसे भी लिख देते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, या कोई और लगा देंगे, मतलब कुछ भी बीच में कोई भी एक प्रपोजिशन या लगा देंगे, तो आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सी एक नहीं है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर सिंपल। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वो एग्जाम्पल देके भी देते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह की जो अलग अलग असेसमेंट है वो क्या है। तो असेसमेंट समझ में आया? हाँ जी, यस मैम। यस मैम। तो ये हमारा असेसमेंट था, आंकलन। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट पे। देखो, जब भी हम इवेलुएट करें, चाहे हम बच्चे को मतलब कैसे भी, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं उसकी मापना चाहती हूँ उसकी क्षमता को, या उसके जो भी उसने लर्निंग की है उसको मैं देखना चाहती हूँ, तो किसके थ्रू देखूंगी? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के थ्रू देखूंगी। यानी मैं टेस्ट ले सकती हूँ। और कितने तरह के हमारे टेस्ट होते हैं जब हमें बच्चे का मूल्यांकन करना होता है, तो अलग अलग कौन से टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम करते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम्स के अंदर, या आप कह लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जब भी टेस्ट का क्वेश्चन आता है, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर काफी हद तक आता है। ठीक है, निदानात्मक हम इसे कहते हैं। निदान क्या होता है कि किसी भी समस्या के कारण को जानना। ठीक, यहाँ पे जैसे जैसे डॉक्टर एक पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम होती है उसको, उसका कारण जानना चाहते हैं, है ना, कि भाई ऐसा क्या हुआ कि इनको ये चीज प्रॉब्लम आ गई, या ये डिजीज हो गया, तो वो कॉज यानी कारण जानना। तो यहाँ पे भी हम बच्चे की समस्या का एज अ टीचर क्या जानना चाहते हैं? कारण जानना चाहते हैं, जिसके लिए हम कैसा टेस्ट लेते हैं? हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, यानी निदानात्मक परीक्षण लेते हैं। ठीक है, तो निदान के अंदर सीधा क्वेश्चन में कई बार आया है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो किस लिए लिया जाता है? टू फाइंड आउट द कॉज, यानी कि कारण जानने के लिए, लर्निंग में कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण जानने के लिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि मैंने आपको सारे यूनिट पढ़ा दिए, ठीक है, 10 यूनिट आपने पेपर 1 के पढ़ लिए, ठीक, अब तक आपने पढ़ ही लिया, आपकी रिवीजन क्लास चल रही है ना। तो अगर हम आपको पेपर देते हैं, सारी यूनिट्स के 10-10 क्वेश्चन है ना, पेपर 1 बना के देते हैं, मान लो उसमें से आपका हायर एजुकेशन के अंदर काफी ज्यादा गलतियां थी, ठीक, या फिर आपकी टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा गलतियां थी, यानी कि क्वेश्चंस मैक्सिमम रॉन्ग थे, या किसी भी रीजनिंग के अंदर भी हो सकते हैं, मैथ्स के अंदर भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये 4 एरियाज के अंदर आपके जो क्वेश्चंस थे वो काफी वीक थे, या फिर कह लो एक आधा ही सही था, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका निदान क्या निकला? तो मुझे कॉज क्या निकला कि आपका पेपर 1 क्यों वीक पड़ रहा है, वो 50 क्वेश्चंस क्यों वीक पड़ रहे हैं? क्योंकि आपका ये 4 एरिया जो है, कारण क्या है कि आपके ये 4 एरियाज जो है वो वीक है। ठीक है, तो आपको इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप मतलब जब एक टीचर किसी चीज का कॉज ढूंढना चाहता है, तो वो उसके रिगार्डिंग उनको क्वेश्चंस दे देता है, और जिस एरिया से बच्चा सबसे कम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, इसका मतलब वही रीजन है कि बच्चे को समझ में नहीं आया, या फिर उसने नहीं पढ़ा, या फिर कोई भी अदर रीजन हो सकता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक क्लियर हुआ?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? हमारे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं हम इसको, जिससे हम कुछ अचीव करते हैं, कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। उपलब्धि आप क्या प्राप्त करते हैं? एक सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपके जितने भी टेस्ट सर्टिफिकेशन वाले होते हैं, यानी कि आपको जहाँ पे प्रमाण पत्र दिया जाता है कि हाँ जी आपने ये चीज अचीव कर ली है, ठीक है, वो सारे के सारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। और कभी भी ये मत सोचना कि एक टेस्ट अगर अचीवमेंट है तो वो प्लेसमेंट नहीं हो सकता, एक टेस्ट अगर प्रोग्नोस्टिक है तो वो एप्टीट्यूड नहीं हो सकता। हो सकता है, इनमें से दो टाइप भी हो सकते हैं किसी भी टेस्ट के। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही टाइप हो। जैसे अब आपका यूजीसी का पेपर है, वो अचीवमेंट टेस्ट है या नहीं? आप कुछ अचीव करोगे या नहीं? Yes. Yes, ma'am. डेफिनेटली, है ना? Yes, ma'am. और क्या वो प्लेसमेंट टेस्ट है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे? प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है? मैम जिसमें हम किसी मतलब वैकेंसी के लिए या उसके लिए हम योग्य जो है हो जाएं। हाँ, लेकिन यूजीसी प्लेस नहीं योग्य करता, है कि नहीं यूजीसी देखना? आपको एलिजिबल करता है उस प्लेसमेंट के लिए। ओके है मैम। ना? हाँ, यूजीसी क्या है? यूजीसी आपको नौकरी थोड़ी देता है, यूजीसी आपको सिर्फ सर्टिफिकेट देता है कि अब आप लाइन में लगने के योग्य हैं। है ना? योग्यता तो है, लेकिन कैसी योग्यता कि नाउ आप अब लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उनका क्राइटेरिया है, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी को पूरा करता है ना? तो इस तरीके से आपको जो टेस्ट, जैसे प्लेसमेंट क्या होता है, चलो प्लेसमेंट कर लेते हैं। प्लेसमेंट टेस्ट जैसे अभी कहा कि योग्यता परीक्षण, बिल्कुल योग्यता ही होती है, लेकिन वो योग्यता क्या होती है कि मोस्टली जैसे हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कहीं पे हम एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलती है? एक सीट मिलती है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, प्लेस हो जाते हैं हम। यानी कि हमें अपनी योग्यता के आधार पर क्या मिल जाती है? एक जगह मिल जाती है जहाँ पे हमें एडमिशन मिल जाता है। या फिर जितने भी जॉब रिक्रूटमेंट के रिलेटेड टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके बाद भी हमें क्या मिल जाती है? एक सीट मिल जाती है। सीट मतलब एक नौकरी मिल जाती है, वो भी सारे प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं। तो जितने भी हमारे एंट्रेंस या जॉब रिगार्डिंग टेस्ट होते हैं डायरेक्ट, उनके थ्रू हमें क्या हो जाते हैं? हम प्लेस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक जगह मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, या हमें एक क्लास के अंदर, जैसे एंट्रेंस के बाद जैसे क्लास के अंदर सीट मिल जाती है, उस तरीके से हम प्लेस हो जाते हैं। तो उनको हम प्लेसमेंट टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है जी? अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, ये बच्चे का इंटरेस्ट जानने के लिए लिया जाता है। ठीक है, मोस्टली ये तब लिए जाते हैं, मोस्टली क्या लेते तो तभी हैं ऑफिशियली, इसको तभी लिया जाता है, काउंसलर्स ज्यादातर इसको लेते हैं, अदरवाइज स्कूल्स भी खुद से ऑप्ट कर लेते हैं कई बार कि एप्टीट्यूड टेस्ट लेना, या फिर अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएं तो वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। ये हम अब क्या है, पहले हम कैसे स्ट्रीम चूज करते थे? रैंडम कैसे भी कर लिया कि अच्छा चलो मेरी सारी फ्रेंड्स ने कॉमर्स ले लिया तो मैंने भी ले लिया, है ना? या फिर कोई और अदर रीजन, या फिर पेरेंटल प्रेशर, या फिर फैमिली का प्रेशर, या कैसा भी कि आपको मेडिकली पढ़ना है जी, हम तो सारे हमारी फैमिली में डॉक्टर्स है ना? ऐसा कोई भी रीजन होता था। बट अभी क्या रीजन है? आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड किस चीज में है, किस सब्जेक्ट में है, ये जान लिया जाता है, और उसके बाद आपको वही ऑप्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ये करियर डिसीजन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये टेस्ट। करियर डिसीजन यानी जब आप अपने जो फ्यूचर में आपने क्या बनना है या क्या आपने तय किया है, आपके क्या गोल्स हैं, उनको जानने के लिए और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आप माइक्स म्यूट कर लो। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, फिर नेक्स्ट होता है आपका कुशलता परीक्षण, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखो ये लैंग्वेज रिलेटेड होता है ज्यादातर, ठीक है, या फिर स्किल बेस्ड होता है। जैसे लैंग्वेज सीखना भी एक स्किल होती है ना, तो उसी तरीके से ये ज्यादातर क्या होता है, कोई भी अगर मुझे कोई भी कौशल सीखना है, जैसे मैंने कहा कि कुशलता परीक्षण कि कितने कुशल हैं आप उस कार्य को करने में या उस भाषा को बोलने में। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आइल्स का जो एग्जाम होता है, उसके अंदर आपकी क्या टेस्टिंग होती है? उसके अंदर आपकी स्किल्स टेस्ट होती हैं। ठीक
ठीक है, कि आप कितने स्किल्ड हो किस चीज में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW चारों स्किल्स को अलग अलग वो लोग बहुत ही अच्छे से मतलब आपके पॉलिश करते हैं और आपको अच्छे से चारों के अंदर अलग अलग मार्क्स लेने होते हैं। तो इसके अंदर कोई सेट पर्टिकुलर एक सिलेबस नहीं होता, रैंडमली कहीं से भी आपको कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो आपका यहाँ पे कुशलता देखी जाती है, ना कि ये देखा जाता है कि आपने ये सिलेबस कितना पढ़ लिया या आपको ये चैप्टर आता है कि नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके कौशल को देखा जाता है, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देन नेक्स्ट आपके पेपर में एक टर्म आई थी प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। प्रोग्नोस्टिक होते हैं जो हमें प्रेडिक्ट करके देते हैं। इनमें से जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे आपका यूजीसी का पेपर है वो भी प्रोग्नोस्टिक हुआ, वो क्या प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्ट मतलब वो क्या आपके बारे में बताता है, भविष्यवाणी करता है आपके बारे में कि आप एक लेक्चरर बन सकते हो या नहीं। वो एक प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होगा जो आपको प्रेडिक्ट करके देगा, यानी कि उसका रिजल्ट आपको क्या प्रेडिक्ट करके देगा कि यस यू आर एलिजिबल फॉर प्रोफेसर, है ना। तो इस तरीके से प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। मोस्टली ये अचीवमेंट में भी आ सकता, अचीवमेंट में तो नहीं, ये प्लेसमेंट में आ सकता है कि आप योग्य हैं या नहीं। तो ये आपको इस तरीके से, और या फिर जैसे मैंने कहा कि अचीवमेंट के अंदर अगर यूजीसी की बात करें तो इस तरीके के टेस्ट भी आपके प्रोग्नोस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट क्लियर हैं टाइप्स? ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स योग्यता टेस्ट मैम? कौन सा? अभी जो बताए हैं आप, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स योग्यता टेस्ट? नो नो, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट मतलब जिसमें हम आगे कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, भविष्यवाणी कर पा रहे हैं, किसी के बारे में कुछ जान पा रहे हैं कि आगे ये किस लायक हैं या ये इस चीज के लिए एलिजिबल है या नहीं है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, जो हमें प्रेडिक्शन करके देता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि ये जितने भी टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये किसके बेसिस पे हैं, ये इस आधार पर है कि आपको देखना क्या है बच्चे में, मतलब आप क्या देखना चाहते हो बच्चे के अंदर, उस हिसाब से कि भाई मैं उसकी प्रॉब्लम जानना चाहती हूँ, या मैं उसको सर्टिफाई करना चाहती हूँ, या मैं उसका इंटरेस्ट जानना चाहती हूँ, या मैं उसकी योग्यता जानना चाहती हूँ, या मैं उसका कुशल है या नहीं, या कौशल उसके क्या है वो जानना चाहती हूँ, या फिर मैं कोई उसके बारे में आगे का पता लगाना चाहती हूँ। तो ये तो हो गए कि टाइप्स उस आधार पर कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या बच्चे के बारे में, उस हिसाब से आप टेस्ट लेते हैं। बट अदरवाइज अगर उन्होंने कहा कि हमें मतलब ऐसे भी टेस्ट होते हैं जैसे कि जो अलग से, कि मान लीजिए बच्चा आपको रिस्पॉन्स कैसा देगा उसके आधार पर भी अलग अलग टेस्ट होते हैं हमारे, जो मैंने आपको डिटेल में आपकी क्लास में भी करवा रखे हैं, ठीक है। कि अगर हम कहते हैं इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे इसके अंदर वर्बल आ सकता है, यानी कि शाब्दिक जिसको हम कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस आ सकता है, जिसको हम गैर शाब्दिक कहते हैं, यानी जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अंदर दो आ जाएंगे आपका ओरल या फिर रिटन, कि बच्चा मुझे या तो सुना दे क्वेश्चंस, मतलब मेरा जवाब सुन के बोल के दे दे, या फिर मेरा जवाब लिख के दे दे, है ना। शाब्दिक तौर पर वो बोल भी सकता है और वो लिख के भी मुझे आंसर कर सकता है। दूसरा टाइप होता है कि वो कुछ परफॉर्म करके दिखा दे मुझे, प्रदर्शन, या फिर गैर शाब्दिक जिसमें वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तीसरा इसका तरीका हो सकता है हमारे पास, आप बताओ और क्या था इसके अंदर, रिस्पॉन्स कैसे देता है और बच्चा, आप कैसे दे के आओगे अपने पेपर के अंदर रिस्पॉन्स, बोल के या लिख के या परफॉर्म करके? पेपर आपका जो अगस्त में यूजीसी का, उसमें कैसे उनको आंसर बता के आओगे? हाँ, परफॉर्म करके मैम। परफॉर्म करेंगे मैम। कौन सी परफॉर्मेंस दोगे? मीन्स मतलब उसको टिक करेंगे ना, तो लिखेंगे मैम, लिखेंगे। सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, है ना। तो आपके आंसर क्या रहेंगे, आपके आंसर क्लोज
एंडेड रहेंगे। इसे क्लोज एंडेड भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ जिसको हम कहते हैं, यानी कि आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होंगे जिनमें से आप एक को या दो को टिक करके आएंगे। आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, वहां पे लिख सकते हो कि नहीं मुझे लगता है ये 4 ऑप्शन नहीं है, मेरा वाला ऑप्शन ले लो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। वहां पे एक ऑप्शन को आप क्लिक करके आओगे और वही आपका आंसर कंसिडर होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ कहते हैं। यानी कि जब हम बच्चे को ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वन वर्ड आंसर उसको चूज करना होता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो जैसे आपके एमसीक्यूज आते हैं, चाहे वो मैचिंग्स हो जैसे आपको मैचिंग भी आती है पेपर में। तो इस तरीके के कि वन वर्ड आंसर या फिर आपको एक क्लिक में बताना है या फिर आपको एक ऑप्शन को चूज करना है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसी का ठीक उल्टा हमारे पास क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ, जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है जिसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं, मतलब हमारा आंसर क्या होता है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड हम किसको कहते हैं कि जिसके अंदर आप खुल के कुछ शब्दों में आंसर लिख सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब इसके बारे में आप 150 शब्दों में बताइए, है ना, ऐसा लिखा होता है। कई बार हमारे पास स्टोरी राइटिंग आती है या पैसेजेस आते हैं, तो हमारे पास ऐसे ही लिखा होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस में कि 150 शब्दों में बताइए इस चीज के बारे में, या 200 शब्दों में इस चीज के ऊपर लिखिए। तो उसका मतलब क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो। प्लस इसे व्यक्तिनिष्ठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर एक का आंसर इसमें डिफरेंट होगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो राइट आंसर है वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। सबके लिए सेम क्या मतलब, अगर सी आंसर है तो सारे ऑल इंडिया जहां पे भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर सी ही होगा। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्या होता है, एक क्लास के अंदर अगर 3 बच्चे भी पेपर लिख रहे हैं ना, तो तीनों का आंसर डिफरेंट होगा। कोई कुछ लिख रहा है उसका, कोई कुछ लिख रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, अपने शब्दों में लिखे। यानी कि आप सब्जेक्टिव हो सकते हैं, वहां पे अपनी विचारधारा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये टाइप्स भी होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, और ये याद रखना कि ये बच्चे के रिस्पॉन्स से रिलेट कर रहे हैं कि बच्चा मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करे जब मैं उसका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। देन एक और चीज आती है आपके पास कि बच्चा जो है उसके स्कोर्स कैसे होंगे, यानी कि हम कैसे स्कोरिंग करेंगे उनकी। तो स्कोरिंग जो है वो कैसे कैसे बेसिस पे हो सकती है। 2 तरीके से स्कोरिंग हो सकती है। कौन कौन सी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, बताओ, याद है तो बताओ, याद होना चाहिए, अब तो पेपर है आपका। मैम ग्रेड्स में या नंबर, उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट्स और ग्रेड्स। क्रेडिट्स में या ग्रेड्स में? अच्छा, जैसे हम नॉर्मली उन बच्चों को नंबर देते हैं, है ना। अच्छा, एक स्कूल में बच्चे के कितने नंबर वाला बच्चा पास होता है, ये बताओ। 33% वाला क्राइटेरिया अलग अलग होता है मैम, क्राइटेरिया अलग हो सकता है। हाँ, अलग होता है, जैसे अलग कहीं मतलब 35 होता है, कहीं 40 होता है, so there is a cut off। हाँ जी, कहीं पे ग्रेडिंग कट ऑफ होता है। सिस्टम। अब जैसे जहाँ पे तो एक सेट स्टैंडर्ड होता है, यानी कि एक क्या नियम, एक नियम तय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनआरटी। एनआरटी मतलब नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, ठीक है। जब हम नॉर्म्स तय कर लेते हैं, जहाँ पे क्या तय होते हैं, नॉर्म्स तय होते हैं कि भाई इतने स्कोर आपको या इतने स्कोर आपको लेके आने हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज पास, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्म्स सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम तय कर लेते हैं। दूसरा, आपने जैसे कहा कि मैम कुछ जगहों पे कट ऑफ भी जाती है स्कोरिंग के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। यानी कि क्राइटेरिया डिसाइड होता है वहां पे कि इसके और इसके बीच में अगर आपकी कट ऑफ फॉल करेगी, ठीक है, तभी आपको पास। जैसे आपका पेपर होता है उसके अंदर ये थोड़ी, अब जैसे सीटेट पीटेट है उसके अंदर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं नॉर्म रेफरेंस के अंदर उसकी स्कोरिंग आती है, क्योंकि उसकी स्कोरिंग में 90 नंबर वाला पास होता है, ठीक है। 90 मार्क्स आ गए तो आपका टेट क्वालिफाई हो गया। लेकिन नेट हमारे के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहां पे क्या जाती है, मेरिट जाती है, और हर बार डिफरेंट मेरिट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस क्राइटेरिया, इसको तो ये तो आपको पेपर में बैठने से पहले पता होता है कि मैंने कितने नंबर लेने हैं। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की अगर आपकी स्कोरिंग क्राइटेरिया के हिसाब से है तो आपको ये नहीं पता होता। अब जैसे आप पेपर में बैठोगे अगस्त में, आपको थोड़ी पता है कि मुझे कितनी कट ऑफ, आप एक आइडिया लगा के चलते हो कि मैं 70% स्कोर के लिए वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एवरेज जो है मेरे सब्जेक्ट की इतना जाती है, इतनी मेरिट जाती है, तो मैं उस हिसाब से वहां पे फॉल कर जाऊंगी और मैं क्रैक कर जाऊंगी। इस हिसाब से आप एक आइडिया लगा के चलते हो, बट एग्जैक्ट आपको भी नहीं पता होता, क्योंकि वो क्राइटेरिया के हिसाब से हर बार
अलग अलग फॉल करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अपीयर किया प्लस कितने बच्चों ने हाईएस्ट स्कोर्स किए, तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ की जो आपकी स्कोरिंग होती है ये उनको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर डालते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। ठीक है, सीबीसीएस हम इसको बोलते हैं। अब सीबीसीएस क्या है? आजकल हम क्रेडिट्स देते हैं बच्चों को, स्कोर्स के साथ साथ क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? सीबीसीएस की फुल फॉर्म पहले तो आपने याद रखनी है कि सीबीसीएस क्या होता है। क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। ठीक है, इसमें हम क्रेडिट्स देते हैं। जैसे मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि अपनी मार्कशीट पे देखना, आपकी मार्कशीट पे स्कोर्स के साथ साथ आपको क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं। अब एक तो ये चॉइस बेस्ड होते हैं, मतलब चॉइस बेस्ड सिस्टम मतलब मल्टीपल चॉइसेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज। जैसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या प्रोग्राम में ऑप्शंस जो है वो चूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप मास्टर्स भी कर रहे हो तो सेकेंड ईयर में जाके आपको कुछ सब्जेक्ट्स में से कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं। ठीक है, देन कहता है ये सेमेस्टर सिस्टम पे अप्लाई होता है, यानी कि क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टीचर लर्नर एंगेजमेंट, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर उसने कितने क्रेडिट्स लिए, 4 क्रेडिट्स लिए या नहीं लिए। ये हर एक पेपर के लिए डिसाइडेड होते हैं कि मतलब पेपर 1 के लिए 4 क्रेडिट्स हैं, पेपर 2 के 4 क्रेडिट्स हैं, पेपर 3 के 4 क्रेडिट्स हैं, पेपर 4 के 4 क्रेडिट्स हैं। तो अगर आपके एक सेमेस्टर में 4 पेपर हैं तो आपके टोटल 16 क्रेडिट्स आपके होते हैं। ठीक है, जिनमें से आपको 12 क्रेडिट्स लेने ही लेने होते हैं अगले सेमेस्टर में स्विच करने के लिए। तो असेसमेंट क्या है कि हम बच्चे को, असेसमेंट तो आपने देख ही लिया कि हम बच्चे का सारा कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं बच्चे की, कि हम देख रहे हैं व्यापक तौर पर सारा कुछ बच्चे का देख रहे हैं कि इस टर्म में बच्चे ने क्लास में उसकी अटेंडेंस, उसकी टेस्ट, उसकी असाइनमेंट, उसका सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। सिर्फ नंबर ही नहीं आते हैं, ओवरऑल आता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? व्यापक, और कंटिन्यूअस मतलब सतत, कि मतलब ऑल राउंड जिसको हम कह रहे हैं। देन आता है जो इसमें क्रेडिट सिस्टम दिया जाता है। क्रेडिट मतलब गिव ड्यू वेटेज, यानी कि एक पेपर की एक वेटेज होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिखा था कि इसकी 4 वेटेज है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर पर वीक, यानी कि कितने उनको क्लासेस दी गई उसके हिसाब से उसके कितने जो है वो क्रेडिट्स हैं। तो इस तरीके से क्रेडिट्स दिए जाते हैं। वो कोई स्कोर्स पे नहीं होते कि इसने मतलब 50 में से इसने 25 नंबर लिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि कितनी हमने क्लासेस ली थी और उसके हिसाब से इनके कितने क्रेडिट्स हैं, क्या वो उन इंस्ट्रक्शनल आवर्स में थे और क्या उन्होंने उतनी वेटेज ली है उस सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके बेसिस पे क्रेडिट्स दिए जाते हैं। देन लास्ट चीज इसमें ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ लेटर ग्रेड्स। इसके अंदर जैसे हम लेटर ग्रेड्स मतलब ए बी सी या डी, इस तरीके से इसमें लेटर ग्रेड्स भी होते हैं। तो आपको उसके हिसाब से लेटर ग्रेड्स भी मिल जाते हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं कह लीजिए 80 प्लस स्कोर कर रहा है तो वो ए के अंदर आ गया, या फिर अगर वो मतलब 60 प्लस स्कोर कर रहा है तो बी के अंदर आ गया, या 50 के बिलो मतलब कहीं ना कहीं 40 प्लस या 50 इस तरह से स्कोर कर रहा है तो वो सी में आ गया, और रेस्ट को इसमें आ गए, डी में आ गए, जितने भी बिलो 30 आ रहे हैं या बिलो 40 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है ग्रेडिंग भी कर दी जाती है। तो ये एक इस तरीके का सिस्टम है जिसमें चॉइस सिस्टम होता है, यानी कि ये क्या होता है कि आपके हिसाब से आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हैं उनके अंदर आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं। हर सेमेस्टर के अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने क्रेडिट्स थे उस पेपर में, और सेकंड में कितने थे, थर्ड में कितने मतलब थे क्रेडिट, उसको आपने लिया या नहीं लिया। तो इसको हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, नंबरों का। ठीक है, नेक्स्ट एक और टेक्निक आपके पास आती है जिसको हम सीबीटी कहते हैं। सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग जरूर याद रखना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग है इसीलिए मैं इवैल्यूएशन में पढ़ा रही हूँ आपको, और ये आपके पेपर में सीबीटी लिख भी दिया गया है, क्योंकि आप अपना पेपर कैसे दे के आते हो? सीबीटी के थ्रू ही दे के आते हो। सीबीटी क्या होता है, कोई बताएगा? कंप्यूटर मोड टेस्ट मैडम, मतलब जैसे सीटेट अभी ऑनलाइन मोड पे हुआ था, मतलब एक तरह का पेपर देना कंप्यूटर पर।
सीक्वेंस वाइज आपका क्वेश्चंस आता है और हम उसका टिक करने लगते हैं उसमें माउस के हाँ जी, जरिए। हाँ जी, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है ना, कि आपको एक जी तो ग्राफिकल इंटरफेस होता है, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ग्राफ के मतलब ग्राफिकल मतलब आपको पिक्चर्स भी आ जाती हैं इसके ऊपर, या आपको कुछ भी इसके ऊपर दिखा दिया जाता है और आपकी टेस्टिंग की जाती है। देन मोबिलिटी ऑफ द टेस्ट, यानी कि आप उसको इधर उधर कर सकते हैं, आप उसको कैसे भी मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भी स्विच कर सकते हैं। देन इमीडिएट स्कोरिंग, उसी वक्त आपकी स्कोरिंग भी आ जाती है। जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स में अगर आपने देखा हो तो उनके सारे सीबीटी के होते हैं, आपके पेपर की स्कोरिंग तो 1 महीने या 1.5 महीने बाद आती है, बट बैंकिंग में जब सीबीटी के हिसाब से लेते हैं तो उनकी स्कोरिंग वही कम से कम मतलब 15-20 मिनट बाद उनका जैसे पेपर खत्म होता है वहां पे उनके स्कोर्स आ जाते हैं। जैसे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट करते हो, वो भी तो सीबीटी है ना, तो उसमें यस आप जैसे एंड करते हो तो आउट ऑफ 10 आपने कितने क्वेश्चन सही किए है ना, वो आपको साथ के साथ बता देते हैं। तो बेटर स्टूडेंट रिस्पॉन्स होता है क्योंकि आपको उसी वक्त पता लग रहा है, तो आप मोटिवेट होते रहते हो कि अच्छा मेरे 10 में से 9 सही हो गए, मैं और सॉल्व करती हूँ, या आपको लगता है कि मतलब एक आप और अच्छे से स्कोरिंग करने लगते हो एंड और अच्छे से आपका रिस्पॉन्स निकल के आता है। देन लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये एक बार बन जाते हैं, जैसे हमारी ऐप के ऊपर भी हैं, आपने कई बार सॉल्व किए हैं पहले भी, आपको उसी टाइम स्कोरिंग पता लग जाती है। और ये ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं करते, एक बार हम इनको जनरेट करते हैं उसके बाद ये अवेलेबल रहते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सीबीटी होते हैं जो हम ऑनलाइन टेस्टिंग करते हैं, बच्चे की स्कोरिंग भी साथ के साथ हो जाती है और सारा कुछ वहीं पे हो जाता है, मतलब टीचर को मैन्युअली कुछ भी नहीं करना, एक बार बस क्वेश्चंस डाल देने हैं और ऑप्शंस डाल देने हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसको हम सीबीटी कहते हैं। अब हमारा इवैल्यूएशन हुआ खत्म। इवैल्यूएशन में हमने टेस्ट को पढ़ा, हमने असेसमेंट को पढ़ा, हमने इवैल्यूएशन के टाइप्स भी पढ़े, और ठीक है हमने और सीबीटी और सीबीसीएस ये भी पढ़ा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जी डोमेन्स ऑफ लर्निंग की। काफी बार क्यों कहूँ कि हर बार ऑलमोस्ट 90% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और बहुत ही आसान होता है कि इस पे जो भी क्वेश्चन आता है। तो ये कौन सी डोमेन्स हैं? डोमेन्स मतलब ज्ञान क्षेत्र, ठीक है, अधिगम के ज्ञान क्षेत्र यानी कि सीखने के ज्ञान क्षेत्र। आप किस तरीके से 3 डिफरेंट ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आप सारा कुछ आपका जो जितना भी प्रोसेस करते हो आप लर्निंग के दौरान, जैसे अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप अपना कौन सा इनमें से क्या चीज ऐसे यूज कर रहे हो जिनसे आप अपने आप को इस कनेक्ट कर पा रहे हो इस कंटेंट से या मुझसे जो मैं आपको चीजें समझा रही हूँ या जो आप लर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो कॉग्निटिव डोमेन होती है, एक कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, ठीक है, फिर आपकी होती है एक भावनात्मक यानी अफेक्टिव, और तीसरी आपकी होती है ये आपकी साइकोमोटर यानी कि क्या बोलते हैं इसको, गति से संबंधित जो है रहती है आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि संज्ञानात्मक के अंदर आपको पता है कि नॉलेज से रिलेटेड है। संज्ञान हम किसको कहते हैं? माइंड को कहते हैं। संज्ञान माइंड को नहीं, मतलब मेंटल एबिलिटीज को कहते हैं कि मतलब हमारी जो दिमाग की क्षमताएं हैं जितनी भी, कि हमारा दिमाग जो जो चीजें कर सकता है वो सारी चीजें। तो लर्निंग में जो हमारी मेंटल एबिलिटीज हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। अगर आपको कंटेंट समझना है, उसको याद रखना है, उसको माइंड में सेट रखना है, उसको फिर रिकॉल भी करना है, ये सारे फंक्शंस जैसे मेमोराइज करना, रटना, समझना, ये सारे फंक्शंस किसके हैं? ये सारे फंक्शंस हमारी कॉग्निटिव डोमेन के ही हैं, ठीक है। यानी कि हमारी संज्ञानात्मक जो क्षमता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान, ठीक है। तो ये इसको हम संज्ञान कहेंगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड नंबर जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव मतलब हमारी ये उल्टा लिखा है यहाँ पे, ये चीज ये इधर आना चाहिए, प्रैक्टिस और डूइंग एंड फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट होती है अफेक्टिव, ठीक है। अफेक्टिव मतलब भावनात्मक, जहाँ पे आपके क्या आ रहे हैं? इंटरेस्ट, इमोशंस या फिर आपकी फीलिंग्स, भावनाएं जहाँ से जुड़ रही हैं। तो जब हम कुछ सीखते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स उसके साथ, अपने इंटरेस्ट, जैसे इस वक्त आप अपने इंटरेस्ट जो है यहाँ पे अटैच करके इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जैसे बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है, उसकी फीलिंग्स जो है वो वेरी करती हैं। क्यों? क्योंकि कईयों में, जैसे मैंने कल भी कहा था, कई सब्जेक्ट के अंदर उसकी काफी अच्छी इंटरेस्ट होती है और कईयों के अंदर उसकी इंटरेस्ट इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये हमारी अफेक्टिव डोमेन होती है। देन हमारी साइकोमोटर होती है। साइकोमोटर मतलब कुछ भी मतलब जिसके अंदर हम क्या करते हैं,
अपनी मोटर एबिलिटीज को यूज करते हैं। मोटर एबिलिटीज क्या होती है? गतिविधियां, यानी कि हमारे जो भी इस तरीके की चीजें, जैसे मतलब हम परफॉर्म करना या कुछ भी एक्ट करके दिखाना या किसी चीज को करके दिखाना, ठीक है, करके सीखना जब हम करते हैं, या फिर हम जब अपनी गतिविधियों को उसके अंदर प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी तीसरी एक्शंस, इसको हम 3H भी कहते हैं, ठीक है, 3H भी कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर हमारा हेड, हार्ट और हैंड तीनों आ जाते हैं। हेड का मतलब जो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक है, और हार्ट का मतलब जो, जैसे मैंने फीलिंग्स या इमोशंस कहा, वो हार्ट से रिलेटेड है। हैंड का मतलब जिसके अंदर आप कोई ना कोई डूइंग या एक्ट या एक्टिविटी करते हो, यानी कि कुछ भी करके दिखाते हो, ठीक है, तो इसलिए वो हैंड है। तो इसको 3H के नाम से भी जानते हैं कि 3 डोमेन्स हमारी कौन सी है लर्निंग की, ठीक है। अब ये डोमेन्स हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम अपना अगला जो टॉपिक है वो भी क्लियर कर पाए, क्योंकि वो इसी से जुड़ा है। अब इसको आपने जरूर देख के जाना है। मैंने कल भी वैसे तो कहा था कि इस पीपीटी को आपने जरूर देख के जाना है। आज आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, बिकॉज दिस विल बी द एंड ऑफ दिस पीपीटी, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है कि इसमें से सारे क्रक्स पढ़ने हैं। सिमिलरली सारे पेपरों के, सॉरी, सारे यूनिट्स के जितने भी हम फर्दर करेंगे, इसके बाद हम रिसर्च शुरू करेंगे, तो उसके अंदर भी आपको ये सारे मेन पॉइंट्स जितने रहेंगे वो सारे पढ़ के जाने हैं। अब देखो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने दी थी? ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, नाम क्या है उनका? फुल नेम? बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम्स ने दी थी, है ना। बेंजामिन ब्लूम्स ने इसे कब दिया था? 1956 के अंदर दिया था, ठीक है। फिर एंडरसन ने इसे रिवाइज्ड बाय एंडरसन रिवाइज किया था, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ संशोधन किए थे, बदलाव किए थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं चेंज किया था, ठीक है। इसलिए हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही बोलते हैं, चाहे वो 2001 वाली हो, चाहे वो 1956 वाली, 1956 वाली हो, तो आप इसको ऐसे कंसिडर करोगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो 2001 वाली है उसमें कुछ चेंजेस हैं, जो चेंजेस किसने किए हैं? एंडरसन ने किए हैं, ठीक है। अब वो चेंज के हिसाब से आपको यहाँ पे सारी डोमेन्स, सॉरी, सारे आपको ये दी हुई है कि क्या क्या टेक्सोनॉमी है। देखो, टेक्सोनॉमी शब्द का हम मतलब क्या लेते हैं? क्रम से लेते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस, एक हायरार्की जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हायरार्की क्रम क्या होता है? नीचे, जैसे यहाँ पे क्या है, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, ठीक है, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम यहाँ पे जा रहे हैं, दोनों में, इसमें भी लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, यानी कि एक ये क्रम है। और जहां भी आपको क्रम का टॉपिक होता है ना, वहां क्वेश्चन भी आपको क्रम में से ही आता है। तो इसके जितने भी बार क्वेश्चन आया है, आपको सीक्वेंस का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, तो कि इसको सीक्वेंस में लगाएं, या फिर इनमें से हाईएस्ट लेवल कौन सा है, लोएस्ट लेवल कौन सा है। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई हार्ड लेवल क्वेश्चंस नहीं होते हैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला हमारा क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। ज्ञान मतलब नॉलेज, मतलब जिसके अंदर हम, ये पहली वाली है 1956 वाली, कहता है जितनी भी हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं वो सारी की सारी नॉलेज लेवल पे होती है। तो सबसे पहले बच्चा नॉलेज लेवल के ऊपर गेन करता है। देन बच्चा क्या करता है? कॉम्प्रीहेंड करता है, जिसको हम बोध कहते हैं, यानी कि समझता है उस चीज को, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है? अप्लाई, यानी कि उसका प्रयोग करता है। जो भी चीज उसने सीखी उसका प्रयोग सीखता है कि कैसे, कहाँ पे मैं इस चीज को प्रयोग करना है। फिर एनालिसिस करता है। एनालिसिस मतलब उसका विश्लेषण, ठीक है, उस चीज का विश्लेषण करता है बच्चा। देन उसके बाद सिंथेसिस, यानी कि उसका संश्लेषण करता है, ठीक है, और उसको समझता है। देखो, विश्लेषण जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि टुकड़ों में बांट के चीज को पढ़ना, यानी कि डिवीजन करके उसको और डेप्थ में जाना। और संश्लेषण क्या होता है? उसको इकट्ठा करके समझना उसके बाद, ठीक है। किसी भी टॉपिक को हो सकता है, किसी भी चैप्टर को हो सकता है, उसके रिगार्डिंग कह रहा है। फिर लास्ट में क्या करता है? उसी चीज का मूल्यांकन सीख जाता है, ठीक है। तो ये जो स्तर हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ये जो स्टेप्स हैं, ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं कि किस हिसाब से हम लोएस्ट से अप तक जाते हैं, हाईएस्ट तक जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड आपके पेपर्स में कि विच वन इज द हाईएस्ट मेंटल एबिलिटी। इन सबको क्या कहा जाता है? मेंटल एबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है मेंटल एबिलिटी? कोई बताएगा? ये सारी हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, तो ये कौन सी डोमेन से रिलेट करती हैं?
अभी मैंने आपको डोमेन्स पढ़ाई, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तीनों में से कौन सी डोमेन में आएंगी? कॉग्निटिव में। कॉग्निटिव में आएंगी, यानी कि संज्ञानात्मक के अंदर, क्योंकि ये सारे फंक्शन किसके हैं, ये सारे काम किसके हैं, दिमाग के हैं। ठीक है, नॉलेज गेन करना, फिर उसको समझना, फिर उसका प्रयोग सीखना, उसका विश्लेषण करना, उसका संश्लेषण करना और उसका मूल्यांकन करना, ये सारे हमारे फंक्शन हमारे माइंड सेट के होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या हुई, कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहा है ब्लूम्स। तो कॉग्निटिव, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि इनमें से कौन सी हमारी ब्लूम्स के अनुसार, टेक्सोनॉमी के अनुसार हमारी हाईएस्ट मेंटल एबिलिटी कौन सी है। ठीक है, तो लोएस्ट पूछ लेगा तो नॉलेज है, हाईएस्ट पूछ लेगा तो ये है। कई बार आपको ऐसे भी दे देता है कि उसने दे दिया मान लीजिए एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज और सिंथेसिस, फिर बोलेगा इसको सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, तो आपने इसको लोएस्ट से अपर की तरफ सीक्वेंस में लगा देना है, जैसे भी वो पूछेंगे, अगर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, वो क्वेश्चन क्लियर करेगा कि कैसा पूछा उन्होंने। ठीक है, ये हुई हमारी 1956 वाली की बात। अब हम बात कर लेते हैं एंडरसन वाले की, कि क्या चेंजेस आए या एंडरसन ने ऐसा क्या न्यू लेके आया एंडरसन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपको कि ये सारी जो है वो नाउन की फॉर्म में है, यानी कि संज्ञा के हिसाब से दी हुई है। ये सारे जितने भी नेम्स हैं, जितने भी उसको लेबल किया है जिस भी चीज से इसने ब्लूम्स ने, लेकिन यहाँ की जो लेबलिंग है, यहाँ की लेबलिंग वर्ब की फॉर्म में है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म में है। ये इन्होंने इनकम्प्लीट दी है, मैं कंप्लीट करके बताऊंगी आपको इसको। तो वर्ब की फॉर्म में यानी क्रिया के आधार पर कैसे है, तो फर्स्ट इसका आता है रिमेम्बरिंग। ठीक है, इन सबके पीछे ING लग जाएगा या ING। ठीक है, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। इस चीज का ध्यान रखना है अपने पेपर में कि इवैल्यूएशन लिखा है या इवैल्यूएटिंग लिखा है, क्योंकि दोनों में देखो सेम है। यहाँ अप्लाइंग और अप्लाई एप्लीकेशन भी, मतलब अप्लाइंग और एप्लीकेशन में तो चलो आप फिर भी एक लेवल का डिफरेंस पहचान लोगे। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग हो गया। ठीक है, नॉलेज और रिमेम्बरिंग भी अलग हो गया, इसलिए पहचान लोगे। तो ये थोड़ा ये वाले दोनों और प्लस इवैल्यूएशन आपको थोड़ा एक जैसा, या एनालिसिस भी एक जैसा लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पे उन्होंने ING लगा दिया तो इसका मतलब वो एंडरसन वाले जो चेंजेस हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से क्वेश्चन डाला गया है। और अगर ING नहीं लगा है तो ब्लूम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका पहला स्तर क्या है, सेम है। सेम क्या है, स्मरण करना। ठीक है, यानी कि रिमेम्बरिंग, याद करना या स्मरण करना, किसी चीज को मेमोराइज करना, यहाँ पे भी वही मतलब था। दूसरे स्टेप के अंदर हम चीज को समझते हैं, यहाँ पे भी हम समझ रहे थे इधर इस तरफ। ठीक है, तीसरे में हम उसका प्रयोग करना सीखते हैं, यहाँ पे भी हम यही कर रहे थे। चौथे में हम उसका विश्लेषण करना सीखते हैं, जो हम यहाँ पे भी यही कर रहे थे। ठीक है, पांचवें स्टेप के अंदर इसने कहा कि जो सिंथेसिस, जब हम एक चीज को, अगर मैंने टुकड़ों में बांट के विभाजित करके उसको डेप्थ में पढ़ लिया, ठीक है, उसके ठीक बाद एंडरसन का मानना है कि मैं उस चीज को इवैल्यूएट कर सकती हूँ। ठीक है, कि मैं कौन से लेवल पे पहुंच गई हूँ, अब इवैल्यूएटिंग के लेवल पे पहुंच गई हूँ, यानी कि मूल्यांकन करना, ना कि सिंथेसिस करना। ठीक है, अब उसने कहा कि जब मैं उसको इकट्ठा करूंगी ना अपने नॉलेज से, ठीक है, यानी कि मैंने सारा कुछ सीख लिया और उसके बाद जब वो मेरे दिमाग में नॉलेज जो है वो सारी की सारी इकट्ठी होगी, मैं उसको एक हायर लेवल पे पढ़ चुकी हूँ, तब मैं क्या कर पाऊंगी, कुछ नया क्रिएट कर पाऊंगी। ठीक है, तो इसने हमें क्या दिया, एक नया लेवल दे दिया। इसने सिंथेसिस को बोला कि जब आप सब कुछ सीख जाते हैं तो आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक क्वेश्चन क्यों नहीं है, चाहे वो एक स्टोरी क्यों नहीं है, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं है, कोई भी टॉपिक क्यों नहीं है, आप उसमें कुछ नया ऐड करके उसको क्रिएट कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो क्रिएटिंग है ये हाईएस्ट लेवल हुआ किसके अकॉर्डिंग, एंडरसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल आपसे पूछेगा तो वहां पे क्रिएटिंग भी लिखा होगा, इवैल्यूएशन भी लिखा होगा। तो ध्यान रखना कि वो 1956 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या आपसे 2001 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? एक बार ये पूरा आप आज अच्छे से देखोगे, कल आपकी डाउट क्लास है। ठीक है, आज ये पूरी PPT आप बैठ के आराम से
अच्छे से देखोगे। अभी मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप में, और अदरवाइज वैसे तो आपकी वीडियो में भी अवेलेबल होगी, वहां से भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। अगर किसी चीज की डिटेल चाहिए तो दूसरी वाली रिकॉर्डिंग जो हमारी एक्चुअल क्लास की रिकॉर्डिंग होती है वो वाली सुन सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है, कल हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो जरूर आना कल वाले लेक्चर में। और एमसीक्यूज आपको पता लगने जरूरी है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज इसको अच्छे से पढ़ना है आपने टिल टुमारो, और जो भी डाउट्स है कल लेके आने हैं, कल हाफ एन आवर आपका टाइम है, मेरा टाइम नहीं है। मैं आधा घंटा ही करवाऊंगी आपको एमसीक्यूज, उसके बाद आपके क्वेश्चंस है मेरे सामने। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके, बाय।